हेलो दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मनोज सर में। दोस्तों मैं आज आपके सामने लेकर आया हूं इससे अगला नेक्स्ट पार्ट। हमने कराया था विद्युत आवेशों के प्रकार कराए थे, और आवेशों में दोस्तों हमने बताया था धनावेश और ऋणावेश। यानी आवेश दो प्रकार का होता है, एक धनावेश और ऋणावेश। देखिए धनावेशों में मैंने बताया था कि जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े के साथ रगड़ा जाता है तो कांच की छड़ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है, अर्थात कांच की छड़ पर उत्पन्न हुए आवेश को हम धनावेश कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इसी सीरीज में मैंने आगे बताया था आपको ऋणावेश की परिभाषा बताई थी। ठीक है, तो ऋणावेश की परिभाषा क्या होती है दोबारा सुन लीजिए। जब प्लास्टिक की छड़ को ऊन के कपड़े से रगड़ा जाता है तो प्लास्टिक की छड़ पर उत्पन्न हुए आवेश को ही ऋणावेश कहते हैं। दोस्तों कहीं कहीं देखो बुकों में ये भी लिखा है, ठीक है, और कहीं कहीं ऋणावेश को ऐसे भी दिखाया गया है कि जब एबोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल के साथ रगड़ा जाता है तो एबोनाइट की छड़ पर उत्पन्न हुए आवेश को ही ऋणावेश कहते हैं। ठीक है दोस्तों, दोनों ही ठीक है। इसके लिए मैं आपको विद्या पब्लिकेशन की एक बुक है जिसमें बिल्कुल साफ तौर पर लिखा हुआ है कि प्लास्टिक की छड़ को जब ऊन के कपड़े के साथ रगड़ा जाता है तो प्लास्टिक की छड़ पर उत्पन्न हुए आवेश को ही ऋणावेश कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मैंने आपके सामने उसका फोटो खींच करके मैंने आपके सामने लगाया इस वीडियो में, देख लीजिए, ये रहा आपके सामने। ठीक है दोस्तों, आई थिंक आपने देख लिया होगा। ठीक है, अब तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। चलिए इसके आगे चलते हैं हम आवेशों के प्रकार, और आवेशों के प्रकार में हमने धनावेश ऋणावेश करा दिए। अब चलिए इससे आगे की हम बात कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, इसके बाद हम बात कर लेते हैं आवेशों के मध्य लगने वाले बल। देखिए आवेशों के मध्य कौन कौन से बल लगेंगे, यानी हमारे पास विभिन्न प्रकार के दो आवेश हैं और उनके बीच में लगने वाले बलों को हम कैसे स्टडी करेंगे। देखिए तो आवेशों के मध्य कौन कौन से बल लगेंगे, एक आकर्षण का और प्रतिकर्षण का। दोस्तों जैसा कि मैंने यहाँ पर छड़ों को लेकर बताया था, ठीक है, उसमें भी मैंने आपको बताया था कि जब समान प्रकार के, यानी कह सकते हैं सजातीय आवेश, ठीक है, सजातीय का मतलब होता है एक प्रकार के, एक ही नेचर के, ठीक है, तो एक ही प्रकृति के दोनों आवेशों के मध्य जब हमने देखा था तो बल लग रहा था, अर्थात एक दूसरे को दूर कर रही थी, छड़ें एक दूसरे को दूर हटा रही थी। ठीक है, तो यहां से साफ स्पष्ट होता है कि सजातीय आवेशों के मध्य क्या लगता है, प्रतिकर्षण का बल लगता है। तो देखिए आकर्षण प्रतिकर्षण दो प्रकार का बल हो गया। ये कब लगेगा बल, जब आपके दोनों आवेश कैसे हो, सजातीय हो, जैसे कि एक धनावेश है और दूसरा भी धनावेश है, तो दो धनावेशों के मध्य लगने वाले बल को हम क्या कहते हैं, प्रतिकर्षण बल कहते हैं। इसी तरीके से ऋण आवेश, अगर आपने दो ऋण आवेश लिए हैं, पहला ऋण आवेश और दूसरा भी ऋण आवेश, उन दोनों के मध्य भी जब आप देखोगे बल कौन सा लग रहा है तो वो भी एक दूसरे को दूर कर देते हैं, अर्थात एक दूसरे पर प्रतिकर्षण का बल लगाते हैं। तो दोस्तों यहां से साफ जाहिर होता है कि दो सजातीय आवेशों के मध्य सदैव प्रतिकर्षण का बल लगता है, चाहे आवेशों की प्रकृति कोई भी क्यों ना हो। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं आकर्षण की। अगर हम एक धनावेश और एक ऋणावेश लें, ठीक है, यानी दो आवेश हैं लेकिन इस बार कैसे हैं, दोनों ही अलग अलग नेचर के हैं, अलग अलग प्रकृति के हैं, अर्थात एक धनावेश और दूसरा ऋणावेश है, तो दोनों इस कंडीशन में दोनों के बीच में जो लगने वाला बल होगा वो आकर्षण का बल लगेगा, यानी अर्थात एक दूसरे को थोड़ी डिस्टेंस पर भी रखा जाएगा तो भी ये आकर्षित हो जाएंगे एक दूसरे की तरफ। तो कह सकते हैं कि दो विजातीय आवेश, दोस्तों ऐसी कंडीशन में हम बोलते हैं विजातीय आवेश। तो सजातीय का मतलब मैंने आपको बताया अभी, सजातीय, और दूसरा है विजातीय, और दोनों का मतलब समझ लिए, स माने समान, जातीय मतलब नेचर वाले। हाँ, जातीय का मतलब जाति से नहीं है, इसका मतलब है नेचर वाले, यानी कि प्रकृति वाले, समान प्रकृति वाले आवेशों को हम सजातीय आवेश कहते हैं। विपरीत प्रकृति वाले आवेशों को हम विजातीय आवेश कह सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, नाम से स्पष्ट होता है, सजातीय विजातीय मतलब समान प्रकृति वाले विपरीत प्रकृति वाले। ओके, ठीक, तो जब हम दो सजातीय आवेश लेते हैं तो उनके बीच में सदैव प्रतिकर्षण का बल लगता है। धन आवेशों के बीच में प्रतिकर्षण लगेगा, ऋण आवेशों के मध्य प्रतिकर्षण बल लगेगा, लेकिन विजातीय आवेशों के मध्य सदैव आकर्षण बल होता है। ठीक है, यानी एक
धनावेश है और दूसरा ऋणावेश है, या कह सकते हैं पहला ऋणावेश है और दूसरा धनावेश है, इनके बीच में सदैव क्या लगेगा, आकर्षण का बल लगेगा दोस्तों। इतना आई थिंक आपको समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए इसके आगे की हम बात कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, अगला टॉपिक लेते हैं विद्युत आवेशों के मूलभूत गुण, यानी बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस। ठीक है, तो यहाँ पर आवेशों की कुछ बेसिक प्रॉपर्टी होती है, जिसमें कि पहला हमने आपको बता ही दिया है, आकर्षण या प्रतिकर्षण, यानी कि अट्रैक्शन और रिपल्सन। ठीक है, चलिए इसके बारे में हम बात नहीं करेंगे दोबारा, क्योंकि हमने भी बताया है। और दूसरा लेते हैं हम आवेशों का संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, आवेशों का संरक्षण क्या है? देखिए दोस्तों, संरक्षण का मतलब है कि आवेश सदैव क्या रहता है, संरक्षित रहता है। यानी कह सकते हैं एक तरीके से कि आवेश ना उत्पन्न होता है ना नष्ट होता है। ठीक है, बल्कि एक वस्तु से दूसरी वस्तु में ट्रांसफर होता रहता है, एक रूप परिवर्तित करके एक वस्तु से दूसरी वस्तु में परिवर्तित होता रहता है। ठीक है दोस्तों, यानी आवेश को हम ना नष्ट कर सकते हैं ना पैदा कर सकते हैं। चलिए इसको हमें थोड़ा सा अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ। क्या है, देखिए मान लीजिए हमारे पास कोई एक वस्तु है A और एक वस्तु है हमारे पास B। ठीक है दोस्तों, अब मान लीजिए इस वस्तु का परमाणु क्रमांक Z बराबर कितना है, मान लीजिए 11 है। ठीक है, 11 किसका होता है, वैसे सोडियम का होता है। चलिए कोई नहीं, पर मैं ले रहा हूँ 11 है, नाम नहीं दे रहा हूँ मैं। तो इसका मतलब क्या होगा दोस्तों, इस पर इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो कितने रहेंगे, 11 रहेंगे। और अगर हम प्रोटॉन्स की बात करें तो भी कितने रहेंगे, 11 रहेंगे। और इस पर नेट चार्ज दोस्तों जो देखा जाएगा, नेट चार्ज वो कितना रहेगा, नेट चार्ज क्या रहेगा, +11 माइनस के 11 बराबर 0। नेट चार्ज क्या है, 0 मीन्स ये कैसा होगा, न्यूट्रल होगा। कैसा होगा, न्यूट्रल, यानी कि उदासीन होगा। ठीक है, यानी कि उदासीन है। ऐसे ही अगर हम बात करते हैं इसका Z बराबर, मान लीजिए इसका 12 है। ठीक है, मैग्नीशियम का होता है वैसे 12, लेकिन मान लो हम नाम नहीं दे रहे हैं, Z=12 है। तो इस पर इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे दोस्तों, वो भी हमारे कितने होंगे, 12 होंगे। और प्रोटॉन्स जो होंगे, ठीक है, नाभिक के अंदर, वो भी कितने होंगे, 12 ही होंगे। और इस पर भी नेट चार्ज देखा जाएगा, नेट चार्ज मतलब कुल चार्ज, नेट चार्ज वो कितना होगा, 0 रहेगा। मीन्स ये भी क्या रहेगा, न्यूट्रल रहेगा, मीन्स उदासीन रहेगा। इतना आपको समझ में आया। देखिए 12 इलेक्ट्रॉन 12 प्रोटॉन के साथ मिलकर क्या हो जाएंगे, एक दूसरे को न्यूट्रल कर देंगे, क्योंकि आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन पर भी चार्ज कितना होता है, इतना होता है, और प्रोटॉन पर भी होता है इतना ही। लेकिन इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव टाइप का और ये पॉजिटिव टाइप का। और जब ये दोनों एक दूसरे के साथ मिलेंगे तो एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या हो जाएगी, वस्तु न्यूट्रल हो जाती है इस तरीके से, क्योंकि आवेश का जो परिमाण है, ठीक है, वो बराबर, परंतु दिशा क्या है, नेचर विपरीत है। ओके दोस्तों, तो एक दूसरे के प्रभाव को खत्म कर देंगे। चलिए इसके आगे हम देखते हैं। अब दोस्तों आवेशों के संरक्षण को थोड़ा ढंग से समझने की कोशिश कर रहे हैं हम। तो देखिए मैंने कहा था कि आवेशों को ना उत्पन्न किया जा सकता है ना नष्ट किया जा सकता है, बल्कि एक वस्तु से दूसरी वस्तु में परिवर्तित किया जा सकता है। देखिए कैसे, ठीक है। अब इस वस्तु पर नेट चार्ज क्या है, 0 है, और इस पर भी नेट चार्ज क्या है, 0 है। लेकिन अगर हम इन दोनों को आपस में रगड़ देंगे तो दोस्तों हम कहेंगे कि मान लीजिए इस इलेक्ट्रॉन निकल कर इस पर चले गए, कुछ इलेक्ट्रॉन कितने चले गए, 5 इलेक्ट्रॉन निकल के चले गए। इस प्रक्रिया में कभी भी प्रोटॉन्स को ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं, केवल इलेक्ट्रॉन को ही ट्रांसफर किया जा सकता है इस प्रक्रिया में। ठीक है दोस्तों, तो 5 इलेक्ट्रॉन इससे निकल कर इसमें चले गए। दोस्तों हम कह सकते हैं इस पर +5 आ जाएगा, +5 कूलाम चार्ज इस पर आ जाएगा। मान लीजिए +5 आ जाएंगे, इस पर नेगेटिव के -5, ठीक है, आ जाएंगे। ओके, यानी कह सकते हैं हम कि इस पर धनात्मक प्रकृति का और इस पर ऋणात्मक प्रकृति का आवेश उत्पन्न हो गया। तो दोस्तों ये कहना गलत होगा कि आवेश उत्पन्न हो गया, उत्पन्न नहीं होता है। अब यहां पर देखिए आवेशों के संरक्षण को कैसे समझाएंगे। हमने कहा इस पर कोई आवेश नहीं था, मतलब उदासीन था। इस पर भी, ये भी क्या था, उदासीन। लेकिन अब इस पर आवेश उत्पन्न हो गया और इस पर आवेश क्या हो गया, उत्पन्न हो गया। ये गलत है दोस्तों, ये कहना क्या है, गलत होगा। क्योंकि जब इस प्रोसेस को किया जाता है तो एक वस्तु पर जितना आवेश, ठीक है, धनात्मक प्रकृति का आता है, उतना ही, ठीक उतना ही विपरीत प्रकार प्रकृति का आवेश भी दूसरी वस्तु पर आ जाता है। लेकिन अगर देखा जाए प्लस और माइनस, +5 और -5 को जोड़ दिया जाए तो फिर से क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। मतलब आवेश उत्पन्न नहीं हुआ है, केवल एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए, जिस वजह से प्रभावी आवेश इस पर हमें दिखाई दे रहा है, परंतु उत्पन्न नहीं हुआ है। अब देखिए प्रभावी आवेश ऐसा कैसे आ गया,
हम समझते हैं +5 कैसे आ जाता है। देखिए अभी इसके पास, इधर देखते हैं, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन थे? 11 इलेक्ट्रॉन। एक दूसरे को रगड़ने से पहले क्या था? 11 इलेक्ट्रॉन थे। लेकिन जैसे आपने रगड़ा 5 इलेक्ट्रॉन इसमें से चले गए, तो 5 इलेक्ट्रॉन जाने का मतलब क्या हुआ? इसमें से 5 इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन कितने बचे इसके ऊपर? 11 में से 5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए बी की तरफ, तो कितने रह गए? 6 इलेक्ट्रॉन्स रह गए। और प्रोटॉन्स इस प्रक्रिया में कभी भी ट्रांसफर नहीं होते, तो प्रोटॉन्स हो गए 11। लेकिन अगर नेट चार्ज निकाला जाए, अब इस पर कितना हो जाएगा दोस्तों? नेट चार्ज कितना हो जाएगा? देखिए प्लस के 11 माइनस के 6 बड़ा हो गया प्लस का 5। कितना होगा? प्लस के 5। तो दोस्तों इस पर नेट चार्ज कितना आया? +5 आ गया। ओके दोस्तों, चलिए अगर हम इसकी बात करें बी की, पहले इलेक्ट्रॉन कितने थे इसके ऊपर? 12 थे, और 5 इलेक्ट्रॉन अब ए से ट्रांसफर होकर आ गए, तो प्लस के 5 यानी कि 17 इलेक्ट्रॉन्स इसके ऊपर हो चुके हैं। और प्रोटॉन्स कितने हैं अब इसके ऊपर? प्रोटॉन्स तो 12 के 12 ही हैं, क्योंकि प्रोटॉन्स का ट्रांसफर नहीं हुआ है। अब नेट चार्ज निकाल के देख लीजिए। अब इस पर रब करने के बाद, यानी कि रगड़ने के बाद क्या हुआ कि नेट चार्ज हम निकालेंगे, कितना होगा? -17 प्लस के 12, तो कितना हुआ? -5 आ गया। तो देख रहे हैं आप, -5 और +5। अब हम नेट चार्ज की बात कर रहे हैं दोस्तों, तो कितना आ गया? +5 और -5। यहाँ पर इस प्रक्रिया में इस तरीके से हम कह सकते हैं, इस पर 5 कूलम चार्ज उत्पन्न हो गया, इस पर 5 कूलम चार्ज, ठीक है, इस पर नेगेटिव प्रकृति का आ गया, उत्पन्न हो गया। लेकिन उत्पन्न कहना गलत होगा। अगर इन दोनों को फिर से मिला दिया जाए, इन दोनों वस्तुओं को फिर से मिला दिया जाए, तो जो 5 इलेक्ट्रॉन कमी हुई थी, ये फिर से 5 इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर आ जाएंगे, और इस पर कैसा आ जाएगा? अब इलेक्ट्रॉन फिर से ट्रांसफर हो जाएंगे बी की, ए की तरफ, बी से। तो इस पर 5 इलेक्ट्रॉन, अब इस बार इस पर 5 कूलम आ जाएगा प्लस का, क्योंकि इससे ट्रांसफर हुए इस बार, और इस पर -5 आया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर आए हैं। तो जिस पर इलेक्ट्रॉन आते हैं उस पर माइनस आ जाएगा 5, और फिर से क्या हो जाएगा? ये न्यूट्रल हो जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है, इलेक्ट्रॉन कभी भी ना तो उत्पन्न होता है, ना नष्ट किया जा सकता है, ठीक है, बल्कि एक वस्तु से दूसरी वस्तु में ट्रांसफर होता रहता है, जिसके कारण प्रभावी आवेश हमें दिखाई देता है। ठीक है, तो ये प्रभावी आवेश होता है, ना कि उत्पन्न हुआ आवेश। ठीक है, तो कह सकते हैं आवेश क्या है? संरक्षित रहता है हमेशा। तो जितना एक वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, उतनी ही दूसरी वस्तु पर क्या हो जाएगी? अधिकता भी तो होगी। तो आवेश कहाँ उत्पन्न हुआ? इधर से कमी हुई है, उधर एक्स्ट्रा बन गया उतना ही। ठीक है, तो कमी कभी भी उत्पन्न नहीं होता है, ना कभी नष्ट होता है। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा, इस तरीके से इस प्रोसेस को करके मैंने पूरा समझाया इसको। ठीक है, बिल्कुल एकदम बेसिक लेवल से समझा रहा हूँ दोस्तों। ठीक है, बने रहिए हमारे साथ, और रिस्पॉन्स दीजिए बेहतरीन वाला, अच्छा खासा रिस्पॉन्स दीजिए, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले, और मैं आगे आपको ऐसे ही बेसिकली, बिल्कुल एकदम बेसिक से समझाऊँ। सारा ही चैप्टर मैं आपको एकदम बेसिक से समझाऊंगा, बढ़िया तरीके से समझाऊंगा। बस आप थोड़ा सा मोटिवेशन हमें देते रहिए, वीडियो को लाइक शेयर करते रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। इसके बाद है विद्युत आवेशों की योज्यता, यानी एडिटिविटी ऑफ चार्ज। योज्यता का मतलब क्या होता है? योज्यता का मतलब होता है जोड़ना। क्या होता है? जोड़ना। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था कि नेट चार्ज हम निकालते हैं। देखिए इलेक्ट्रॉन को हमने क्या लिया था? इलेक्ट्रॉन को ले लिया हमने नेगेटिव टाइप का, प्रोटॉन को पॉजिटिव टाइप का। इसका मतलब क्या हुआ? हम किस तरीके से इनको जोड़ रहे हैं, इसका मतलब क्या है? ये योज्यता की प्रॉपर्टी शो करते हैं, मतलब एडिटिविटी प्रॉपर्टी भी इनके अंदर होती है। हम इनको जोड़ सकते हैं। कैसे जोड़ेंगे? चलिए मैं आपको समझाता हूं अच्छे तरीके से क्या है। देखिए मान लीजिए कोई हमारे पास एक निकाय है, कोई एक सिस्टम है, और इस पर कुछ आवेश है, यानी टोटल आवेश, टोटल चार्ज। ठीक है, कुल आवेश है इसके ऊपर, कुछ ना कुछ है, मान लीजिए कुछ है चार्ज। अब इसके अंदर धनावेश भी है और ऋणावेश भी होगा, दोनों ही प्रकार का आवेश है। ठीक है, धनात्मक भी और ऋणात्मक भी। तो इनको कैसे, इसका टोटल चार्ज कैसे निकाला जाएगा? पूरे सिस्टम का कुल चार्ज अलग अलग कणों के, ठीक है, इसका मतलब अवयवी कण, यानी बहुत सारे इसके अंदर क्या होंगे? अवयवी कण होंगे, अलग अलग अवयवी कणों के, ठीक है, आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होगा। यानी टोटल चार्ज हम कैसे निकालेंगे? टोटल चार्ज, पूरे सिस्टम निकाय का कुल चार्ज जो होगा वो हमेशा अलग अलग, या कह सकते हैं अवयवी कणों के
आवेशों के, अवयवी कणों के आवेशों के बीजगणितीय योग, बीजगणितीय योग के बराबर होता है। ठीक है, ओके, समझ में आया आपको इतना। अब देखिए इसको समझते हैं, इस लाइन का मतलब क्या है। इस लाइन का मतलब है कि मान लीजिए पहले कण का आवेश है प्लस के 5 कूलम, मान लीजिए, समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। दूसरे पर है माइनस के 5 कूलम, एक कण अवयवी कण है उसका मान लीजिए 10 कूलम है धनात्मक। तो कैसे निकलेगा पूरे सिस्टम का आवेश, कैसे निकलेगा? जो पूरे सिस्टम पर आवेश होगा टोटल चार्ज, वो क्या रहेगा? सारे अवयवी कणों के अलग अलग आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होगा। कैसे? मान लीजिए ये हमारा Q1 है, ये Q2 है, ये Q3 है। तो Q1 कैसा? धनात्मक प्रकृति का, तो Q1। फिर आप Q2 को देख रहे हैं नेगेटिव प्रकृति का है, तो यहाँ पर माइनस के Q2 आएगा। और Q3 आपका धनात्मक है, ठीक है, यानी कि प्लस के Q3 हो गया। ठीक है, और यही होगा हमारा टोटल चार्ज। तो कभी भी हम टोटल चार्ज को कैसे निकालते हैं? सारे अवयवी कणों के अलग अलग आवेशों के बीजगणितीय योग। दोस्तों बीजगणितीय का मतलब होता है अगर आवेश धनात्मक प्रकृति का है तो उसके साथ प्लस का साइन लेना है, और ऋणात्मक प्रकृति का है आवेश तो उसके साथ नेगेटिव साइन लेना है। दोस्तों ऋण चिन्ह लेना है। तो समझ में आया ना आपको? तो इस तरीके से हम किसी भी पूरी वस्तु के ऊपर, यानी कह सकते हैं पूरे निकाय या सिस्टम के ऊपर, ठीक है, कुल चार्ज को निकाल सकते हैं। तो एक बार और समझ लिए, कुल आवेशों का योज्यता, यानी कि कह सकते हैं हम एडिटिविटी ऑफ चार्ज का मतलब क्या है? पूरे निकाय या सिस्टम का, पूरे सिस्टम या निकाय का कुल आवेश सदैव सिस्टम के अंदर, ठीक है, सारे अवयवी कणों के अलग अलग आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। ठीक है, मान लीजिए इस सिस्टम के अंदर बहुत सारा आवेश है, Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6 ऐसे है, और ये धनात्मक का है, ये भी धनात्मक, ये ऋणात्मक, ये ऋणात्मक, ये धनात्मक, और ये फिर से ऋणात्मक। तो इसका कुल चार्ज कैसे निकलेगा? कुल आवेश दोस्तों सिंपल तरीका, आवेशों का क्या करते हैं? अलग अलग अवयवी कणों के आवेशों का बीजगणितीय योग कर दिए। जैसे कि Q1 प्लस का, Q2 भी धनात्मक प्रकृति का है, और Q3 ऋणात्मक प्रकृति का है, Q4 ऋणात्मक प्रकृति का है, और Q5 धनात्मक प्रकृति का है, और Q6 ऋणात्मक प्रकृति का है। इस तरीके से हम जोड़ करके निकाल सकते हैं, लेकिन ये कैसा होगा? अलजेब्रिक सम होगा, मतलब बीजगणितीय योग होगा। बस इतना ही समझना है आपको इसमें। अब बात कर लेते हैं आवेशों का क्वांटीकरण। तो क्वांटीकरण का क्या होता है दोस्तों, इसको हम समझते हैं। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं चौथा हमारा मूलभूत गुण क्या है? आवेशों का क्वांटीकरण। तो क्वांटीकरण का असली मतलब क्या है, इसको हम समझेंगे। देखिए सपोज करो हमारे पास ए और बी दो वस्तुएं हैं, पहली वाली वस्तु ए है और दूसरी वस्तु बी है, और पहली वस्तु से 2 इलेक्ट्रॉन निकलकर बी में चले गए दोस्तों। और हम जानते हैं एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? ई होता है, और इसको हम 1.10⁻⁻19 कूलम कह सकते हैं, नेगेटिव होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन है तो नेगेटिव होगा, लेकिन कोई जरूरत नहीं है, आप समझ गए, एक बार में ही आपको समझ में आ गया कि इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक होता है, प्रोटॉन पर धनात्मक होता है। तो बार बार इलेक्ट्रॉन के साथ माइनस का साइन लगाने की आवश्यकता नहीं है, केवल परिमाण को ध्यान रखेंगे, और इलेक्ट्रॉन है तो आप खुद ही समझ जाएंगे कि इस पर कैसा होगा, नेगेटिव टाइप का होगा। ठीक है, चलिए देखिए आगे। देखिए तो अगर हम इस वस्तु बी पर आवेश को निकालना चाहें तो दोस्तों कैसे निकालेंगे? इस पर जो आवेश आएगा वो कितना आएगा? 2e के बराबर आएगा। 2 इलेक्ट्रॉन पर आवेश के बराबर ही इस पर क्या आएगा? धनावेश होगा, ऋणावेश होगा। और इस वस्तु ए पर 2 इलेक्ट्रॉनों के आवेश के बराबर धनावेश होगा। ठीक है, तो आप समझने की कोशिश करें। देखिए जब किसी वस्तु से 1 इलेक्ट्रॉन जा सकता है एक बार में, या 2 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, या 3 जा सकते हैं, या 4 जा सकते हैं। कभी भी दोस्तों ऐसा नहीं होगा कि आधा इलेक्ट्रॉन निकला और ए से बी में चला गया, कभी भी ऐसा नहीं होता है। मतलब हमेशा इलेक्ट्रॉन जाएगा वो परफेक्ट नंबर की फॉर्म में जाएगा, पूर्ण अंक के रूप में जाएगा, यानी 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन, 20 इलेक्ट्रॉन, 50 इलेक्ट्रॉन। कभी दोस्तों ऐसा नहीं होगा 7.5 इलेक्ट्रॉन निकल के चले गए ए से बी की तरफ, यानी कभी भी इलेक्ट्रॉन आधा टूट कर नहीं जाएगा, आधा या उसका कुछ अंश टूट कर नहीं जाता है, पूरा या तो 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा, या 2 जाएंगे, या सीधे 3 जाएंगे। इस तरीके से हमेशा किसी वस्तु पर आवेश की अगर गणना की जाती है तो सदैव आवेश किस रूप में पाया जाता है? या तो ई के बराबर, कुल आवेश कितना पाया जाता है? ई के बराबर होगा, या सीधा 2e पाया जाएगा, या 3e पाया जाएगा, या 4e पाया जाएगा,
5e पाया जाएगा डॉट 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 डॉट। इसी तरीके से पाया जा सकता है किसी वस्तु के ऊपर आवेश। ठीक है दोस्तों, अब समझने की कोशिश करें। क्वांटीकरण का मतलब ही होता है क्वांटाइजेशन का, कि कभी भी किसी वस्तु के ऊपर अगर हम आवेश की गणना करें तो सदैव आवेश का मान जो होता है वो E, 2e, 3e, 4e, 5e या कह सकते हैं एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश का हमेशा पूर्ण गुणज के रूप में पाया जाता है। किसी वस्तु पर पाए जाने वाला आवेश सदैव एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश E का, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन पर पाए जाने वाले आवेश E का पूर्ण गुणज के रूप में हो सकता है, कब होता है। ठीक है दोस्तों, केवल पूर्ण गुणज के रूप में ही होता है, कभी भी ऐसा नहीं मिलेगा 7.5e या 3/2e, ठीक है, या √5e, ऐसा आवेश कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकता। क्या मिलेगा आवेश? सदैव इस रूप में मिलेगा। और इसी गुण को ही कहा जाता है, इलेक्ट्रॉन के इस बेसिक गुण को ही कहा जाता है आवेश का क्वांटीकरण, मतलब क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो आई थिंक इतना समझ में आया होगा दोस्तों। अगर मान लीजिए किसी वस्तु पर आवेश कितना है, Q बराबर कितना आ गया, मान लीजिए इस पर आ गया B वस्तु पर, देखिए यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा -2e, यानी कितना आया, 2e के बराबर आवेश आया, 2e। इसका मतलब है इस पर 2 इलेक्ट्रॉन गए हैं। अगर किसी वस्तु पर 3e आवेश है, कुल आवेश 3e है, तो इसका मतलब इस वस्तु पर तीन इलेक्ट्रॉन या तो आए होंगे या गए होंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये प्रॉपर्टी जो है, ये क्या है, एक खास प्रॉपर्टी है, इसकी बेसिक प्रॉपर्टी है, इसलिए इसको कहते हैं आवेश का क्वांटीकरण। इस प्रॉपर्टी का नाम ही होता है क्वांटीकरण। ठीक है, आई थिंक आपको इतना समझ में आया होगा। अब देखिए इसको हम एक फॉर्मूले के रूप में लिखते हैं। Q बराबर क्या है, इसको हम 1 2 3 4 क्या है, ये नंबर ही तो है, इसको ले लेते हैं n, और ये क्या है E, तो Q बराबर n ही। और ये देखिए दोस्तों, इस पर हम प्लस माइनस लगा सकते हैं, यानी आवेश 2 प्रकार का होता है, धनावेश और ऋणावेश। तो किसी वस्तु पर पाए जाने वाले आवेश Q को हम 2 तरीके से, यानी कह सकते हैं हम 2 प्रकृति में देख सकते हैं, धनात्मक प्रकृति में भी और ऋणात्मक प्रकृति में भी। ठीक है, और हमेशा क्या रहेगा, Ne, जहां पर n क्या है दोस्तों, n बराबर 1 2 3 4 5, कोई भी क्या है, पूर्ण संख्या हो सकती है। ठीक है दोस्तों, आई थिंक इतना समझ में आया होगा। इस फॉर्मूले को आप याद रखें, इस फॉर्मूले के ऊपर एक न्यूमेरिकल छोटा सा जरूर आ जाता है बोर्ड में। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट है ये फॉर्मूला, Q बराबर प्लस माइनस Ne। यहाँ पर हम कह सकते हैं Q आवेश है, प्लस माइनस साइन प्रकृति के लिए आया है आवेश की, और N क्या है, N है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और E क्या है, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश, जिसका मान होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। आई थिंक आपको इतना समझ में आया होगा। आवेशों के बारे में इतना सारा हमने बताया दोस्तों। अब हम कुछ और इसकी कुछ प्रॉपर्टी के बारे में और डिस्कशन कर लेते हैं। चलिए दोस्तों, अगला टॉपिक है इसमें आवेशों के मध्य लगने वाला बल, यानी बल का मापन। जैसे कि आप अभी हमने आपको पीछे थोड़ा पहले बताया था कि जब दो आवेश एक दूसरे के पास समीप रखे होते हैं दोस्तों, उनके बीच में या तो आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल लगता है। अब इस बल का मापन कैसे किया जाएगा, इस चीज को देखते हैं। देखिए मान लीजिए हमारे पास कितना आवेश हो और कितनी दूरी पर रखा हो, ठीक है, इस तरीके से मान लीजिए कुछ आवेश है, आवेश का परिमाण इतना है और इतनी दूरी पर रखे हैं, तो बताइए इनके बीच में कितना बल लगेगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि आवेश का मापन कैसे करेंगे, उस बल का मापन कैसे करेंगे, आवेशों के मध्य कितना बल लग रहा है, तो बल का मापन कैसे करेंगे, इस चीज को बताते हैं कौन, कूलाम के नियम से। कूलाम जी बताते हैं कि आवेशों का मापन यानी आवेशों के मध्य लगने वाले बल का मापन हम किस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए भाई, आवेशों के मध्य लगने वाले बल का मापन अर्थात कूलाम का नियम। देखिए कूलाम ने जो नियम दिया था, ये दिया था बिंदु आवेशों के लिए। अब मैं आपको समझाता हूँ, आवेशों में कुछ आप अलग अलग तरीके के नाम सुनेंगे। आप एक तो देखेंगे आप बिंदु आवेश, इन सब चीजों का मतलब मैं आपको बता रहा हूँ। बिंदु आवेश क्या होता है, एक होता है, दूसरा आप सुनोगे स्रोत आवेश। स्रोत आवेश, ये 2 प्रकार के आवेशों के, ठीक है, अलग अलग नाम देखेंगे। इन दोनों का क्या मतलब है, किस सेंस में दोनों यूज किए जाते हैं, इस चीज को समझते हैं। बिंदु आवेश क्या है, बिंदु आवेश का मतलब दोस्तों ये नहीं हुआ कि बिंदु के आकार का आवेश होगा, नहीं, इसका मतलब ये नहीं है। बिंदु आवेशों का मतलब क्या होता है, समझते हैं। आइए, आवेशों का, ठीक है, आवेशों का आकार चाहे कितना भी हो, यानी कह सकते हैं आवेश चाहे कितना भी हो, कम हो या ज्यादा हो, उससे कोई मतलब नहीं है। बिंदु आवेश का मतलब क्या है, मान लीजिए आवेश का परिमाण उनके बीच की दूरी के सापेक्ष कैसा हो, बहुत कम हो, यानी आवेश यहाँ पर Q1 आवेश और Q2 आवेश,
और इन दोनों के बीच की दूरी क्या है, बहुत ज्यादा है। ये जो r दूरी है ना, ये बहुत ज्यादा है दोस्तों, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या हुआ, जब दो आवेशों को एक दूसरे से बहुत अत्यधिक दूरी पर रख दिया जाता है, और इस कंडीशन में क्या है कि मान लीजिए आवेशों के परिमाण क्या है, उनके बीच की दूरी के सापेक्ष क्या है, बहुत बहुत कम है। तो ऐसे हम आवेशों को बिंदु आवेश मान सकते हैं, यानी कि Q1 Q2 अब हमारे लिए क्या है, बिंदु आवेश। देखिए बिंदु आवेश का मतलब क्या है, मैं आपको थोड़ा सा और समझाता हूं। जब दो आवेश, चाहे उनके परिमाण कुछ भी क्यों ना हो, एक दूसरे को परिमाण के सापेक्ष बहुत अधिक दूरी पर रख दिया जाए, मतलब परिमाण के सापेक्ष दूरी क्या होनी चाहिए, बहुत बहुत ज्यादा हो। अर्थात या देखें दूरी के सापेक्ष परिमाण देखें तो बहुत कम आ रहा है, ठीक है। यानी कि दूरी बहुत ज्यादा हो और उनके परिमाण क्या हो, आवेशों के दूरी के सापेक्ष कैसे आ रहे हैं, बहुत कम हो। तो अब इन दोनों आवेशों को हम क्या कह सकते हैं, बिंदु आवेश मान सकते हैं। जैसे मान लीजिए कभी आपने, मैं आपको थोड़ा बेसिक तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ एग्जाम्पल के थ्रू। जैसे मान लीजिए हमारे पास क्या है, हाँ ये मान लीजिए हम सूरज की बात कर लेते हैं। सूरज है, सूरज जो होता है सन, सूरज ये कितना होता है, बहुत बड़ा होता है, बहुत विशाल आकार का होता है। लेकिन हम कहाँ से देख रहे हैं, पृथ्वी से देख रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि एक तरफ तो सूरज है, सूरज का आकार मतलब उसके परिमाण की बात करें, सूरज का परिमाण कितना, बहुत ज्यादा है, ठीक है। और साथ ही साथ हम दूरी की बात करें, पृथ्वी से हम देख रहे हैं सूरज को, तो सूरज और पृथ्वी के बीच की दूरी क्या, बहुत ज्यादा है। अर्थात यहाँ पर यह देखा क्या जाता है कि सूरज का परिमाण जो होता है ना, ठीक है, आकार की बात कर लेते हैं, सूरज का जो आकार है अर्थात परिमाण, वो क्या है दोस्तों, दूरी के सापेक्ष क्या है, बहुत कम है, और इसके सापेक्ष दूरी क्या है, बहुत ज्यादा परिमाण से। तो हमें सूरज कैसे दिखाई देता है, बहुत छोटा सा दिखाई देता है, एक गेंद सी दिखाई देता है हमें, बहुत छोटा दिखाई देता है, मतलब हम कह सकते हैं एक बिंदु के आकार का दिखाई देता है हमें, ठीक है दोस्तों। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। तारे होते हैं, तारे वैसे बहुत विशाल आकार होता है तारों का, लेकिन हमारे पृथ्वी से काफी ज्यादा दूरी पर होते हैं, बहुत बहुत दूरी पर होते हैं वो। तो दूरी बहुत ज्यादा है, परिमाण हो गया उनका कम। तो अगर मान लीजिए तारों की हम बात करें, तो तारों का परिमाण कैसा है, ठीक है, परिमाण का मतलब यहाँ पर साइज से समझते हैं, तारों का जो साइज कैसा है, दूरी की तुलना में बहुत ही नगण्य है। तो हम उनको बिंदु आकार का देख पाते हैं, ठीक है दोस्तों। तो अब हम ऐसा नहीं है कि तारों का आकार बहुत छोटा है, बिंदु आकार का होता नहीं। तो ऐसे ठीक उसी सेंस में हम यूज करते हैं आवेशों को। तो यदि आवेशों की परिमाण दूरी की तुलना में कैसे हो, नगण्य हो, तो उस तो हम आवेशों को क्या मान सकते हैं, बिंदु आवेश मान सकते हैं। आई थिंक आपको इतना समझ में आया होगा बिंदु आवेश क्या है। एक बात कर लेते हैं हम स्रोत आवेश। देखिए बिंदु आवेश और बात कर लेते हैं स्रोत आवेश, ठीक है। स्रोत आवेश क्या होता है, स्रोत आवेश होता है जैसे मान लीजिए आपने कोई आवेश लिया और उसके कारण आपने कोई विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर रखा है ना। कह सकते हैं कि आवेशों के चारों ओर क्या पाया जाता है, विद्युत क्षेत्र होता है, भाई इसका इफेक्ट होगा, और इसका परिमाण क्या है, काफी ज्यादा है। तो इसका परिमाण बहुत ज्यादा है, तो मतलब इसके चारों विद्युत क्षेत्र क्या रहेगा, बहुत हाई रहेगा, मतलब बहुत दूर तक इसका क्षेत्र रहेगा, प्रभाव रहेगा इसका। तो ऐसे आवेशों हम क्या कहते हैं, बिंदु स्रोत आवेश कह सकते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए कभी कभी दोस्तों मेरे मुंह से निकल जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं, चलिए मैं आपको सही से बता रहा हूँ, ठीक है। चलिए तो ऐसे आवेश जिसके कारण विद्युत क्षेत्र उत्पन्न किया जाता है, ठीक है, और इनका परिमाण क्या होता है, काफी ज्यादा होता है, ठीक है दोस्तों। इसी को कहते हैं हम स्रोत आवेश। और एक और आवेश होता है दोस्तों तीसरा टाइप का, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं परीक्षण आवेश। तो परीक्षण आवेश क्या है, इसको भी हम समझने की कोशिश करते हैं। परीक्षण आवेश क्या है दोस्तों, मान लीजिए हमने ये स्रोत आवेश लिया जिसके कारण विद्युत क्षेत्र उत्पन्न किया हमने, और इसका परिमाण क्या होगा, काफी अच्छा खासा होगा, काफी ज्यादा होगा। इसके पास हम एक और आवेश लेकर आ रहे हैं Q0, और हमने इसको बिंदु इस पर रखा देखा, तो ये इसके क्षेत्र से बाहर रखा है दोस्तों, तो इस पर ना तो आकर्षण बल लगेगा ना प्रतिकर्षण बल लगेगा दोस्तों। परीक्षण, इस प्रकार के आवेश को हम बोलते हैं परीक्षण आवेश। क्यों, देखिए नाम से स्पष्ट है, परीक्षण मतलब ऐसा आवेश जिसके कारण हम अलग अलग बिंदुओं पर परीक्षण क्या करेंगे, रख रख करके। जैसे मान लीजिए यहाँ रख के देखा इसको, फिर यहाँ रखेंगे, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, हो सकता है इसके अंदर भी रख के देखें हम। तो अलग अलग बिंदुओं पर रखकर हम क्या करेंगे, परीक्षण कर रहे हैं दोस्तों हम, कि कितना बल है कितना नहीं है, इस बिंदु पर कितना बल है, इस बिंदु पर बल लग रहा है नहीं लग रहा है, यहाँ रख के देखो इस पर आवेश पर कोई बल लगता है या नहीं लगता है, इस स्रोत आवेश के कारण। तो हम अलग अलग बिंदु पर रखकर क्या करते हैं, परीक्षण करते हैं।
ठीक है दोस्तों। तो ऐसे ही आवेश को हम बोलते हैं परीक्षण आवेश। और दोस्तों एक चीज और खास बात परीक्षण आवेश की, कि परीक्षण आवेश का जो अपना कोई विद्युत क्षेत्र नहीं होता है, क्योंकि इसका परिमाण बहुत ही ना के बराबर होता है, जिस कारण इसके चारों ओर जो इसका प्रभाव होता है वो भी क्या होता है, नगण्य मान लेते हैं, मतलब मान लेते हैं कि कोई प्रभाव नहीं है, ठीक है, अर्थात इसका कोई अपना विद्युत क्षेत्र नहीं है। तो दोस्तों स्रोत आवेश का परिमाण काफी अधिक होता है, जिसके कारण विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, ठीक है, इसका अपना विद्युत क्षेत्र होता है। परीक्षण आवेश जो होता है इसका परिमाण बहुत ही कम होता है, ठीक है, और कह सकते हैं कि इसका कोई विद्युत क्षेत्र नहीं होता, इसका अपना कोई विद्युत क्षेत्र नहीं होता, ठीक है दोस्तों। और इसको हम उठा करके अलग अलग बिंदुओं पर परीक्षण किया करेंगे, इस कारण इसको परीक्षण आवेश बोला जाता है। और बिंदु आवेश आप समझ गए, ऐसे आवेश जिनके परिमाण के सापेक्ष दूरी क्या हो, काफी अत्यधिक हो, तो ऐसे आवेशों को हम बिंदु आवेश मान सकते हैं। इतना आपको समझ में आया होगा। और दोस्तों हम बात कर लेते हैं आवेशों के मध्य लगने वाले बल का मापन, अर्थात कूलाम का नियम। दोस्तों कूलाम का नियम जो लगता है वो सदैव बिंदु आवेशों के लिए लगता है, अर्थात यहाँ पर दूरी काफी ज्यादा होगी और आवेश कैसे होंगे, उनके परिमाण में बहुत ही नगण्य होंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए हम बात कर लेते हैं बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल, अर्थात कूलाम का नियम। इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, समझने की कोशिश करें। मान लीजिए हमारे पास दो बिंदु आवेश है, पहला है Q1 और दूसरा है Q2, ठीक है, दो बिंदु आवेश Q1 Q2 है और एक दूसरे से स्मॉलर दूरी पर रखे हुए हैं। और कहाँ रखे हुए हैं, वायु या निर्वात में रखे हुए, वायु या निर्वात में रखे हुए हैं दोस्तों, ठीक है। तो इनके मध्य क्या लगेगा, एक बल कार्य करेगा, अर्थात एक विद्युत बल कार्य करेगा, जो कि किसी प्रकृति का हो सकता है दोस्तों, धनात्मक भी और ऋणात्मक भी। अब ये डिपेंड किस चीज पे करेगा, ये डिपेंड करेगा आवेशों की प्रकृति पर। अगर दोनों ही आवेश धनात्मक है तो भी क्या लगेगा, प्रतिकर्षण, या दोनों ऋणात्मक प्रकृति के होंगे आवेश तो भी इनके बीच में प्रतिकर्षण बल लगेगा। और अगर ये धनात्मक ये ऋणात्मक हो या ये धनात्मक ये ऋणात्मक हो तो इनके बीच में क्या लगेगा, आकर्षण का बल लगेगा, ठीक है दोस्तों। तो इसको छोड़िए, ये सब चीजें आपको मैं पहले बता चुका हूं। अब हम क्या कर लेते हैं, इनके बीच में क्या लग रहा है, कोई बल लग रहा है, और उस बल F को हम कैसे मापेंगे, ये देखिए। तो कूलाम ने क्या बताया, कूलाम ने बताया कि किन्हीं दो बिंदु आवेशों Q1 Q2 को जब एक दूसरे से वायु निर्वात में कुछ दूरी पर रख दिया जाता है तो उनके बीच कार्य करने वाला बल F सदैव आवेशों के परिमाण के गुणनफलों के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात F अनुक्रमानुपाती Q1 × Q2, पहला। दूसरा कि उनके बीच में लगने वाला बल F जो होता है सदैव उनके बीच की दूरी R के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात किन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला बल उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात हमारा दूसरा समीकरण आ गया। और दोस्तों तो देखिए ये दोस्तों ये जो होते हैं ना दोनों, ये क्या होते हैं, हमारे प्रायोगिक तथ्य पर आधारित होते हैं, यानी कि प्रायोगिक अध्ययन के बाद ऐसा देखा गया था, अर्थात कह सकते हैं ये क्या है, प्रायोगिक तथ्य पर आधारित है दोनों रिजल्ट, ठीक है दोस्तों। अब समीकरण 1 और 2 को क्या कर रहे हैं, हम मिला रहे हैं। तो देखिए क्या होगा, F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2 बटे R²। अब इसको दोस्तों हम लिख सकते हैं, देखिए जब इसको हटाएंगे ना अनुक्रमानुपाती के साइन को, तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आपको लेना होगा, K ले लिया मैंने, कैपिटल K, Q1 Q2 बटे R² हो गया। अब यहाँ से हमारा ये हो चुका है दोस्तों। और यहाँ पर जो K है वो क्या है, जहाँ K क्या है, K एक नियतांक है दोस्तों, क्या है, अनुक्रमानुपाती नियतांक है। और इसका मान कितना होता है, इसका मान होता है वायु या निर्वात के लिए 1/4 πε0, ठीक है। और अगर इसका आंगिक मान निकालें तो 9 × 10⁻⁹ हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर होगा, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे देखिए, 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर इसका मान होता है। अब ये आया कैसे दोस्तों, यहाँ पर ε0 को देख रहे हैं आप, देखिए 4 पाई का मतलब 3.14 या 22/7 आप जानते हैं। ε0 क्या है, इसको हम निर्वात या वायु या निर्वात की विद्युतशीलता बोलते हैं, इसको विद्युतशीलता बोलते हैं। यानी एक तरीके से क्या है, ये एक तरीके से परावैद्युतांक है, वायु या निर्वात का क्या है, परावैद्युतांक है। जैसे जल का, ठीक है, अपवर्तनांक होता है प्रकाश के केस में, ऐसे विद्युत जब हम विद्युत
विद्युत स्थितिकी पढ़ाते हैं तो यहाँ पर भी क्या देखा जाता है, माध्यम का, यानी माध्यम कौन सा, वायु या निर्वात लिया हमने, तो वायु या निर्वात की क्या है, विद्युतशीलता। एक तरीके से क्या है, अपवर्तनांक की तरह ही इसको समझ सकते हैं। चलिए भाई ठीक है दोस्तों, चलिए देखो आगे देखें। एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू होती है दोस्तों, ये कितनी होती है, 8.85 गुणा 10 की पावर -12, ठीक है, क्या होती है, कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर होती है। ठीक है दोस्तों, इतना समझ में आया होगा आपके, ठीक है, तो इतना हो गया। चलिए इसके बाद देखते हैं, अब जब हम इस पूरी वैल्यू में पाई की वैल्यू 3.14 और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू ये लगाते हैं दोस्तों, तो हमारा कैलकुलेट होकर आता है वो इतना ही आता है। तो इसलिए जो के की वैल्यू क्या आ गई, इतनी आ गई। अगर इसको हम चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं दोस्तों, क्या लिख सकते हैं इसको, मैं रफ कर देता हूँ ऊपर से थोड़ा सा। इस फॉर्मूले में के की वैल्यू को रख दीजिए इसमें, तो कूलाम का नियम कितना हो जाता है, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, इतना हो जाएगा। फिर ये इसकी वैल्यू को रख देंगे हम, ठीक है। इसके बाद देखिए, यदि हमारे पास कोई क्या है, यदि कोई अन्य माध्यम, यदि कोई अन्य माध्यम, यदि कोई अन्य माध्यम हो, यानी किसके मध्य हो, दोनों आवेशों के मध्य कोई अन्य माध्यम हो, वायु या निर्वात के अलावा कोई और माध्यम भर रखा है, तो उसमें उस माध्यम का परावर्तन के शामिल हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इस के को यहाँ लेना होगा दोस्तों, स्मॉल के मान सकते हैं इसको, Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। किसी भी माध्यम का क्या होता है, ये परावर्तांक होता है, जिसका मान वायु निर्वात के लिए क्या होता है, के का मान जो होता है वायु निर्वात के लिए 1 होता है। किसके लिए होता है 1, वायु या निर्वात के लिए, वायु या निर्वात के लिए इसका मान क्या होता है दोस्तों, 1 होता है। इसीलिए तो यहाँ पर हमने देखिए यहाँ पर के नहीं लिखा है, क्योंकि हम किस में कर रहे हैं, वायु या निर्वात में कर रहे हैं, और इसके लिए के का मान क्या हो गया, स्मॉल के का मान यहाँ पे स्मॉल के होता है, और उसका मान क्या हो गया, वायु निर्वात के लिए 1 हो गया, इसलिए हमने इसको नहीं लिखा है। लेकिन अगर मान लीजिए वायु निर्वात के अलावा कहीं और है, तो फिर आपको ऐसे लगाना होगा, स्मॉल के लेना होगा, और स्मॉल के क्या है पर किसी माध्यम का परावर्तांक है, ठीक है। तो यहाँ पर के को आप जरूर लेंगे, ठीक है दोस्तों। आई थिंक इतना आपको समझ में आया होगा, यही है कूलाम का नियम, यानी इस नियम के आधार पर हम किन्हीं भी दो आवेशों के मध्य, ठीक है, लगने वाले विद्युत बल, आकर्षण या प्रतिकर्षण का, उसको ज्ञात कर सकते हैं कितना होगा। और ये आवेशों के परिमाण पर किस प्रकार निर्भर करता है, उनके बीच की दूरी पर कैसे निर्भर करता है, ये सारा कुछ आप इस रिलेशन में देख पा रहे हैं दोस्तों, ठीक है दोस्तों। आई थिंक आपको इतना समझ में आया होगा। आज की वीडियो में सिर्फ हम इतना ही रहने देते हैं, इसके अगले वाले पार्ट में हम लेकर आएंगे और भी बहुत सारी चीज़ें, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।